नमस्कार। न्यूज़ फ्रेश के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में आज हम फिर लेकर हाजिर हैं वो मुद्दे, वो समाचार जिन पर आप सुनना और जानना चाहते हैं। मैं ब्रजेश व्यास और मेरे साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश भटनागर बताएंगे कि क्या कुछ है इन खबरों के पीछे और क्या कुछ आगे इसमें डेवलपमेंट है। अगर हम बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे हैं और जब से जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है तब से सियासत पूरी तरह इसी मुद्दे को लेकर गर्म है। अब तो चुनाव आयोग ने तारीखें भी तय कर दी, तो अब क्या स्थिति है इसमें? 9 सितंबर को चुनाव होगा और 21 तक जो है नामांकन भरे जाएंगे। देखिए, अगर नंबर गणित की अगर बात करें तो एनडीए के पूरे पक्ष में है, क्योंकि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जो है पूरा उनका नंबर गेम उनका बनता है। अब ये है कि क्योंकि देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव है तो बहुत जल्दी कराना पड़ता है। वो सीट संवैधानिक सीट है, देश के नंबर 2 की सीट कहलाती, तो वहाँ आप ज़्यादा टाइम नहीं लंबा नहीं खींचा जा सकता। अब यही है कि हम लगातार नामों पर भी चर्चा कर रहे हैं। कल भी हमने दो नाम आपने शशि थरूर और गुलाम नबी आज़ाद का भी नाम सामने आया था। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार के फेवर का आदमी कौन हो सकता है और किस तरीके से, क्योंकि कई बड़े जो हैं बिल अभी आने बाकी हैं। लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री कई मंचों से बात करते आए हैं या बीजेपी जो अपने कोर एजेंडे में इन सब चीज़ों की बात करती आई है, तो उन बिलों को लेकर ऐसा आदमी चाहिए जो आराम से सदन में जो है बिल जो है वो पारित करा ले अपने सूझबूझ से। बिल्कुल, तो वो किस तरीके का फेवरेबल आदमी होगा ये देखना होगा। लेकिन अब चूंकि उपराष्ट्रपति के जो है चुनाव 9 सितंबर को कर दिए गए हैं, उसकी घोषणा कर दी गई है, तो अब उसकी कवायद होगी। अब नोटिफिकेशन जारी होंगे और फिर उसके बाद सारी चीज़ें और प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। अभी एक और जो है चर्चा हो रही है वो हो रही है कि बीजेपी में जयपुर जिला कार्यकारिणी बीजेपी की थी जी, उसको लेकर के क्या कुछ हुआ, क्या था वो सब कुछ की जिसको लेकर के इतनी चर्चाएं गर्म है? या तो ओवर एंथुजियाज्म में ये सारी चीज़ें हो गई या बाय मिस्टेक हो गई। अमित गोयल जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कार्यकारिणी का पूरी वो लिस्ट डाली और उसके साथ साथ ये भी डल गया कि किसकी सिफारिश पर हुआ। तो अब कार्यकारिणी में भी अब सिफारिश ये भी बता दिया कि पूरी तरह की सिफारिश पर 34 की कार्यकारिणी थी, 22 सिफारिशी लोग थे, केवल 8 लोग ऐसे थे उसके जो अपनी योग्यता के आधार पर या अपने कार्य के आधार पर। ये भी बड़ा देखने वाली बात है कि ये अगर बता रहा है कि वो पार्टी विद डिफरेंस जो थी बीजेपी कैडर बेस पार्टी कहलाती है, वहाँ भी अब पूरी तरह सिफारिश का राज है और सिफारिश से ही सब कुछ तय होते हैं। तो जब बात आती है कि ग्राउंड पे जाके काम करने की, तो जो सिफारिशी लोग हैं वो तो काम करते नहीं। अब आपने बताया कि बाकी जो लोग थे कितने, 8 लोग हैं जो अपनी योग्यता के आधार पर, तो बाकी अपनी बिना योग्यता के भी जो सीट हथियाते हैं वो उसमें से इतने लोग थे। उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के नाम वहाँ पर लिए हुए थे। तो ये कहीं न कहीं ये देखना पड़ेगा। इससे पहले एक चीज़ और जो बड़ी इंगित करने वाली है वो है कि कल ही अशोक गहलोत ने कहा था कि जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, उनको श्योरिटी है कि अब अगले आने वाले चुनाव में वापस कांग्रेस रिपीट करेगी। और जिस तरीके से, और वो भी प्रोएक्टिव, जिस तरीके से भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि वो एक्टिवली बहुत काम कर रहे हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई उनकी बात जो है सच हो जाए। और ये टेन्योर भी हमने देखा है कि एक टेन्योर बीजेपी का होता है, एक टेन्योर कांग्रेस का होता है, इसी तरह कवायद इसमें देखने को। तो सीधे तौर पर अगर इसी तरीके से सिफारिशी लोगों को अगर अब संगठन में लाया जाएगा तो फिर अब क्या स्थिति होगी वो तो देखने वाली होगी। बिल्कुल। एक और समाचार आज मालेगांव से है कि मालेगांव केस वैसे भी चर्चा में है, जब से फैसला आया है, पहले भी रहा है। साध्वी प्रज्ञा काफ़ी सब लोगों को जानते हैं उनको कि किस तरह हिंदू आतंकवाद के जो परिभाषा गढ़ी गई, जो नया एक सगुफा लाया गया, उसका हवा उसकी निकली। लेकिन उसके बाद और चर्चा है, और वो चर्चा क्या है आप बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कल जैसे ही फैसला आया, सातों को प्रज्ञा के साथ साथ जो 7 और उनके साथ थे उनको जो क्लीन चिट दे दी गई, उनको बरी कर दिया गया, जो सबूत है उनके अभाव में बरी कर दिया गया। एनआईए कोर्ट का ये फैसला है। 17 साल पूरा ये चला। और उसके बाद साध्वी प्रज्ञा को ये लगातार वो कहती रही, हर मन से कहते रहे कि इस तरीके की स्थिति नहीं है और हिंदू आतंकवाद का केवल नाम गढ़ा जा रहा है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है देश के अंदर। वो सारी चीज़ें समझ गए। उसके बाद एक और जो उस टाइम महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ATS में जो
इंस्पेक्टर थे जी। महबूब मुजावर, हाँ। उनका जो है सामने आना और उनका बयान देना कि सारा जो थ्योरी है पूरी तरीके से फर्जी है, अच्छा। फर्जी तरीके से सारी चीज़ों को किया गया। उनके ऊपर खुद के ऊपर दबाव था कि आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत है उन तक को गिरफ्तार करने की बात थी। उसके अच्छा। साथ और भी 5-7 लोगों के नाम और उन्होंने गिनाए हैं आरएसएस से जुड़े हुए, कि उन लोगों को भी जो है वो गिरफ्तार करने का उन पर दबाव था। और इस जो थ्योरी को ये लेके चल रहे थे हिंदू आतंकवाद को, उसको किसी भी तरीके से साबित करने का भी दबाव उनके पास था। उससे साबित आप करें। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं उस टाइम लगातार इस चीज़ का जो है मुझे लगा कि ये सब कुछ गलत है और ये गलत नीयत से किया जा रहा है, तो उन्होंने उसमें साथ नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि इसी कारण से मुझे मेरा जो 40 साल का जो करियर था वो बर्बाद कर दिया। और अब जब ये फैसला आया है, ये मेरे उस बात पर मुहर है कि जो मैंने कहा था वो सही था, ये सब कुछ फर्जी तरीके से इन सब चीज़ों को कहा गया। तो ये बहुत बड़ा एक मामला है और इसी को लेकर संदीप पात्रा ने भी बयान अच्छा। दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सारा सब कुछ जो है कांग्रेस हाँ, पहले सरकार से ने- भी कहते हाँ, रहे। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सरकार का किया धरा है सारा सब कुछ, ये और हिंदू आतंकवाद का जो एक परसेप्शन जो है वो गढ़ा गढ़ने गया। की कोशिश की गई। एक और समाचार जो हम कल चर्चा हमने की थी कि ट्रंप के टैरिफ की, बिल्कुल ना तो बाजार जो भारत के बाजार हैं वो इससे घबराए पूरे से, उन्होंने उनमें कोई घबराहट दिखाई नहीं दी, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि अब यहाँ के जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सब कुछ क्या है, उसका कितना असर पड़ेगा, कल आपने बताया। बिल्कुल। लेकिन अब उसके बाद 7 दिन थोड़ा उसको पीछे डिले कर करना, दिया गया, डिले बिल्कुल। करना, सब क्या है? आपने लगातार कहा है कि वो पलटू राम है, जी। हमेशा अपना कोई बयान देते हैं उसके बाद पलट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा जिसे और तो और अमेरिका में भी इस तरीके का परसेप्शन है कि उनकी बातों को कोई मतलब नहीं, वो- गंभीरता से अब लेना गंभीरता बंद से कर- नहीं लेता है वो अपनी बात पे। अब पहले हमारे पर 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद अब उसको 7 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया। सीधे तौर पर जो नुकसान है वो अमेरिका का खुद का है। जब उन्होंने उस गणित को समझा होगा हाँ। या अब केवल लगा एक होगा। दबाव की राजनीति बनाने की कोशिश की होगी, तब भारत जब इसके ऊपर जब नहीं डिगा तो ऐसे में उनको लगा कि अब हमको बैकफुट पे आना। तो इनकी आदत है, ट्रंप की लगातार आदत है, पहले कोई इनको बात कर लेते हैं, कदम चलते हैं, उसके बाद वो बैकफुट पर आते हैं। और बड़े ही जिस अंदाज में वो उनके बयान आते हैं, जिस अंदाज में वो अपने सोशल मीडिया में बात रखते करते हैं, हैं। उससे अब लगने लग गया कि एक इतने बड़े देश के राष्ट्रपति का इस तरह का व्यवहार भी अब लोगों को बिल्कुल, अब वो कोई गंभीरता से नहीं लेता है, ना अमेरिका में कोई उनको गंभीरता से लेता है और ना विश्व पटल पर उनको गंभीरता से लेता है। तो उनके बयानों को बस लोग बाग बस केवल देखते हैं और बस वेट करते हैं, और वही स्थिति हुई। इसको लेकर जरूर राहुल गांधी ने कल जरूर कहा था कि हमारी जो इकोनॉमी डेड है और इस तरीके की चीजें, और उनको भी बैकफुट पे आना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से ग्रोथ रेट नजर आ रही है, जिस तरीके से जीडीपी लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी जो आंकड़े हैं आंकड़े वो सारा सब कुछ ये कह रहे हैं कि साहब हमारी तो ग्रोइंग इकोनॉमी है और जल्दी हम 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे और उस ओर हम अग्रसर भी है, और पूरे विश्व के जो देश हैं वो ये मान रहे हैं, और जो फाइनेंशियली चीजें देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो तक कह रहे हैं कि सबसे ग्रोइंग अगर इकोनॉमी कोई है तो वो भारत की इकोनॉमी है। तो वो जो आंकड़े वो सीधे तौर पर ट्रम्प के जो बातें हैं उनको बिल्कुल बेकार देते हैं। बिल्कुल। एक और जो सबसे ज़्यादा इन दिनों में है और आम आदमी इस पर सुनना चाहता है कि जरा सी बरसात से ये हाल राजस्थान के हो रहे हैं। एमपी से हमारा संपर्क कट गया, धौलपुर में एक ट्रक बह गया, उसमें 2 आदमियों का अभी तक पता नहीं, ड्राइवर और क्लीनर का। उसके साथ साथ वहाँ सेना को जाना पड़ा देखने के लिए। बाकी और जगह भी तो कहीं इकोलॉजिकल चेंज भी है ये, कि पहले जहाँ बरसात होती, सिरोही में इस बार कम है, जबकि सिरोही वो इलाका है जहाँ बरसात होती थी, और हम लोग पश्चिमी राजस्थान को ही मानते थे कि वहाँ अभाव रहता था, वहाँ बरसात हो रही है। अब तो ऐसी स्थिति है, जैसलमेर में पानी भर गया है, इवन थानों तक को पानी भर गया है, और पहले हमने देखा, इससे पहले भी हमने देखा कि जो है बाड़मेर है, वहाँ पर भी पानी की कवास में हमने देखा था, कवास में जो बाढ़ आज भी पानी भरा रहा था। तो अब जो ये सिस्टम चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि जो पृथ्वी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा जो है वो चेंज होता जा रहा है। पर्यावरण भी बात भी कर रहे हैं इसको कि ये सारा सिस्टम जो है वो बदल रहा है, और जहाँ पहले बरसात होती थी वहाँ सूखा, जहाँ सूखा था वहाँ बरसात हो रही। और इस बार तो राजस्थान में जबरदस्त बारिश है, और जुलाई के महीनों के आंकड़े अगर अपन देखें तो 69 ईयर्स सारा रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। जुलाई में कभी इतनी बारिश नहीं हुई है, मोर देन जो है वो एवरेज से मोर देन हो गई है। तो ये कहीं कहीं और साफ तौर पर दिखता ही है कि कैसे नदी नाले हो गए। राजधानी भी पिछले 3 दिन से बरसात से भीग रही है, और तो अगर हमारे कृषि मंत्री जी की गाड़ी तक खराब हो गई, उनकी गाड़ी अटक गई और
पड़ा। ट्रैक्टर से खींच के बाहर निकालना तो पड़ा। ये बिल्कुल आफत की बारिश तो है ही। हम लोग आज देते इस बात को विराम, फिर हाजिर होंगे कल नए एपिसोड में नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।